नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर राहुल गांधी जातीय जनगणना पर क्यों अड़े हुए हैं? दूसरा सवाल, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना नहीं कराने पर क्यों अड़े हुए हैं? इसमें किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, इसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, मोदी सरकार की, क्योंकि फैसला उनको ही लेना है। राहुल गांधी को तो इसे चुनावी मुद्दा बनाना है, राजनीतिक रूप से भुनाना है। नीतीश कुमार इसको भुना चुके हैं, अब राहुल गांधी की बारी है इंडिया भर में भुनाने की, वो कहानी अलग है। उस पर हम बाद में आएँगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आखिर क्यों नहीं बीजेपी मान जाती, क्यों मोदी नहीं मान जाते, क्यों परेशानी खड़े किए हुए हैं, क्यों अनुराग ठाकुर को इस तरह के बयान कि जात क्या है और ये सारा देने की ज़रूरत पड़ रही है और क्यों ऐसे बयानों को एंडोर्स करने की ज़रूरत प्रधानमंत्री मोदी को पड़ रही है। कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है पूरा चुनाव एचएम हो, एचएम यानी हिंदू-मुसलमान हो, यानी पूरा चुनाव 80-20 हो जाए। 80% हिंदू, हिंदू की तरह वोट दें। जाति में बँटकर वोट नहीं दें। अभी भी कहानी ये है कि जो 80% हिंदू है, उसका बामुश्किल जो परसेंटेज पॉइंट निकालेंगे तो 40, 45, 46, एक आध बार 50-55% तक गया है, लेकिन मोटे तौर पर औसत है 50% के आसपास या 50% से नीचे। इससे बीजेपी का काम नहीं चल रहा। वो तो चाह रही है कि हिंदू पूरी तरह से कंसोलिडेटेड होकर हिंदू के रूप में वोट करे, कम से कम 80% हिंदुओं का 55 से 60% वोट करे। लेकिन पीके ने भी, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 80% का मैक्सिमम 50% बीजेपी को वोट कर रहा है, यानी हर एक हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है तो हर दूसरा हिंदू बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का अगर ये जाति वाला फॉर्मूला चल गया तो हिंदू हिंदू की तरह वोट नहीं करेगा। सवर्णों में हो सकता है एक समूह बनाकर वोट किया जाए, जैसे मुसलमान एक समूह बनाकर वोट करते हैं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, ये एससी, एसटी, ओबीसी की तरह वोट करेगा, यानी आदिवासी आदिवासी के रूप में वोट करेगा, हिंदू के रूप में नहीं। दलित हुआ, अति पिछड़ा हुआ, महादलित हुआ, महापिछड़े हुए, ये तमाम लोग अपनी अपनी जाति के हिसाब से वोट करेंगे, तो स्वाभाविक है कि अपनी जाति के उम्मीदवार को सबसे पहले देखेंगे। और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा है। और जो बीजेपी 10-15 साल से संघ के साथ मिलकर मुहिम चलाती रही कि एससी हिंदू है, हिंदू की तरह वोट करे, ओबीसी हिंदू है, हिंदू की तरह वोट करे, एसटी आदिवासी हिंदू है, हिंदू की तरह वोट करे। लेकिन ये लोग तैयार नहीं होते। अभी हाल में राजस्थान में बांसवाड़ा में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था आदिवासियों का, उनका जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है आदिवासी इलाके में, तो वहां भी उन्होंने कहा आदिवासियों ने कि हम आदिवासी नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी के हिसाब से राजनीति चले, क्योंकि फिर उनको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि मोटे तौर पर जाति को धर्म तोड़ता है। अब जैसे यूपी के चुनाव की बात करें, जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 403 में से बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें क्यों मिल गई थी? क्योंकि जाति को धर्म ने तोड़ दिया था, लोगों ने धर्म के आधार पर वोट दिया था, यानी हिंदू बनकर वोट दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, जाति ने जाति को वोट दिया और बीजेपी जहां अपने दम पर 62 पर थी, वो घटकर आ जाती है अखिलेश से भी एक सीट कम, उससे भी नीचे आ जाती है, करीब शायद अगर एग्जैक्ट मुझे ध्यान है तो 33 सीटों पर आ जाती है। अब आप बात करते हैं हम कि राहुल गांधी क्यों चाहते हैं फिर? राहुल गांधी इसलिए चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी को अपने वोट बैंक का विकास करना है। 20% मुसलमान ठीक है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ठीक है, लेकिन अपने वोट के कैचमेंट एरिया को बढ़ाना है। और ऐसे में वो चाहते हैं कि जैसे धर्म के नाम पर वोट पड़ा तो बीजेपी ले जाएगी। राहुल गांधी की किस्मत अच्छी है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की किस्मत अच्छी रही कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं, यानी बीजेपी का धर्म चला नहीं, बीजेपी के हाथ से जाति निकल गई, तो बीजेपी के हाथ में क्या रह जाएगा? ठन ठन गोपाल हो जाएगी। उधर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी का धर्म चला नहीं
और जातियों को हमने अपनी तरफ ले लिया तो मौज ही मौज हो जाएगी। हलवा वाली बात जो राहुल गांधी ने की उसके पीछे भी गहरे अर्थ है कि जब उन्होंने कहा कि 73% लोगों को हलवा नसीब नहीं है, तो 73% में SC, ST और OBC शामिल है। निर्मला सीतारमण ने इसका बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लिया कि पहले भी SC, ST नहीं होते थे, लेकिन राहुल गांधी का इशारा उस तरफ नहीं था। उनका इशारा एक बहुत बड़ा व्यापक कैनवास पर इन सारे नजरियों चीजों को देखने का था और उस हिसाब से उन्होंने रिएक्ट किया था। और पहले ये सब कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, बाद में सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ मायावती के साथ चले गए दलित, और OBC मुलायम सिंह यादव के पास चले गए, लालू प्रसाद यादव के पास बिहार में OBC चला गया, कुर्मी कोयरी लवकुश नीतीश कुमार के पास चला गया, चिराग पासवान के पास चला गया, पासी वोट, निषाद वोट, सारे वोट क्षेत्रीय दलों के पास चले गए। अब राहुल गांधी इन वोट की वापसी चाहते हैं। अब इसमें दलित में से कुछ महादलित है, वो कुछ आ जाएगा और आता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन उससे कांग्रेस का काम नहीं चलने वाला। आदिवासी कुछ आ गया है, कुछ और आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का काम नहीं चलने वाला। तो क्योंकि OBC वोट बैंक बहुत बड़ा है, जब भी जातीय जनगणना की बात हो तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए OBC जनगणना। OBC जनगणना की बात हो रही है, एक तरह से हमें इस रूप में लेना चाहिए। 1931 की जनसंख्या के हिसाब से मंडल कमीशन ने 90 के दशक में कहा कि देश में 52% OBC है। अभी बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ उसमें OBC की मात्रा शायद 63 या 64% निकली। तमिलनाडु या कुछ इलाकों में तो ये 70 के पास है, 71% के आसपास है। मोटे तौर पर माना जाता है कि OBC 52% की जगह 60, 62, 71, 72% तक है। तो ऐसे में अगर OBC आ जाता है कांग्रेस के पास में, तो कांग्रेस के वोट बैंक में अचानक बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, बहुत बड़ा उसका कैचमेंट एरिया बहुत बढ़ जाएगा। तो राहुल गांधी को इसीलिए वो कांशीराम का भी वादा याद आ रहा है, या नारा याद आ रहा है, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है। अभी जो अनुराग ठाकुर ने कहा, जिसको प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया, जिसको इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट एक मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने में लगा हुआ है, इसका कितना फायदा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मिलता है, ये तय करेगा कि जातीय जनगणना की कहानी और कहां किस रूप में आगे बढ़ती है। अब जातीय जनगणना छोड़िए, जनगणना तो करानी है ना, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार तो जो साधारण सामान्य किस्म की जनगणना है वो तक नहीं करा रही। वो क्यों नहीं करा रही? वो कराएंगे तो डाटा आएगा, असली हकीकत पता लगेगी कि कितने गरीब हैं, कितने गरीब और हुए हैं, नहीं हुए हैं, कोविड काल में कितने लोग गांव चले गए, वापस लौट कर आए या नहीं आए। और उससे बड़ी बात है डीलिमिटेशन की। 1973 में तय हुआ था कि अगला डीलिमिटेशन 2026 की जनगणना के बाद में होगा। तो क्या मोदी सरकार जानबूझकर 2026 से पहले जनगणना नहीं कराना चाह रही, ताकि 2026 के बाद वो जनगणना कराए और फिर डीलिमिटेशन करे? या वो 2025 में 2027-28 में जनगणना कराएगी, ताकि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो डीलिमिटेशन के सहारे चुनाव मैदान में उतरे, जिसमें उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। या इस असमंजस में है कि उत्तर भारत का डिवाइड की बात चल रही है, बड़ी मुश्किल से दक्षिण भारत में केरल में एक सीट मिली है, कुछ जगह वोट बैंक बढ़ा है, कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए। तो इस असमंजस में डाटा की कमी बहुत ज्यादा खल रही है। सबसे बड़ी बात है कि नया डाटा आएगा तो नए सिरे से योजनाएं बनेगी कि कहाँ कौन कितने गरीब हैं, दलित कितने हैं, SC, ST, OBC कितने हैं, कहाँ कौन सी इसमें जातियां ज्यादा गरीब हैं, तो उस हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन राजनीति हावी है। शुक्रिया, ये मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।